2 वर्ष पूरा होने को है, क्या कुछ नया बदलाव हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आप जनता से वादा करके आए थे? तो इस तरह से धीरे धीरे जो काम है वो होते जा रहे हैं और अपेक्षा है कि 3.5 साल जो अभी बचे हुए हैं, जो बाकी बचे हुए काम हैं वो भी हम लोग की स्वीकृत हो जाएं और ज़मीन पर आ जाएं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इससे कितने लोग किसानों को फ़ायदा हो सकती है? क्योंकि कई जगह खेत जो हमारे हैं वो ऊपर नीचे की स्थिति में है नहरों से, तो वहाँ पर पानी नहीं जाता है। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन जिस प्रकार की गुणवत्ता भी हम शिक्षा में देख रहे हैं उस पर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी आप बात कर रहे थे कि उसमें भी सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 2 क्षेत्र में आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने शिक्षा की जो बात उठाई। ज़्यादातर जो विधायक है जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं उनको यही शिकायत है कि हमारे पास जो हमें हमारे अधिकार का मिलना चाहिए फंड वो मिल नहीं पा रहा है, हम जहाँ खर्चा करना चाह रहे हैं वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। विधायक निधि तो देखिए, विधायक निधि का 2 पार्ट होता है। एक जो विधायक स्वयं अनुशंसा करते हैं और उसमें 1 करोड़ रुपए होता है जो प्रभारी मंत्री अनुशंसा करते हैं। तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो 1 करोड़ रुपए किसी भी कांग्रेस एटलीस्ट हम लोगों को तो नहीं दिया जा रहा है जी, अपना काम कराने के लिए क्या कशमकश करनी पड़ रही है आपको? देखिए, सरकार रहे या ना रहे, जनप्रतिनिधियों को मेहनत तो करनी पड़ती है अपना काम कराने के लिए, क्षेत्र के लिए काम कराने के लिए, और प्रयासरत हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। लगभग 2 वर्ष पूरा होने के बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं आप? क्योंकि जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल से तो उनका कहना है कि बेहतर काम हुआ है। 5 साल की तुलना में अगर करे भाजपा तो 1.5 साल में उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर चुकी है। इन 2 सालों में, इन पौने 2 सालों में जो नुकसान हुआ, जो ज़मीनें सुरक्षित थीं उस पर बेजा कब्जा हुआ, जो मशीनरी आई हुई थी, जो शेड बने हुए थे, वो आज सब डिस्ट्रॉय हो गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोकसभा में क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ के जो प्रतिनिधि है और आम जनता उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना कुछ विकास हो पाया है। जो वादे किए गए थे प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव के दौरान, वो उसमें कितना सफलता उनको मिली है और क्या आगे की राह है। आज हमारी उपस्थिति है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ जो मेहमान है यहाँ से विधायक हैं राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। 2 वर्ष पूरा होने को है, क्या कुछ नया बदलाव हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आप जनता से वादा करके आए थे? देखिए, लगभग अब 2 साल कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। लगातार प्रयास है कि जो हम लोगों ने वादे किए थे उसको हम लोग पूरा करें। कुछ जैसे जब सरकार आई तो जो पहला बजट आता है, मानी बात है, चूँकि हम लोग विपक्ष में आए तो हमारे जितने काम थे उसमें एक भी इंक्लूडेड नहीं था जी। जो पहला बजट आया था। लेकिन उसके बाद जब दूसरा बजट आया तो उसमें बहुत सारे कार्य हम लोगों के यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। वादे 2 प्रकार के हैं। एक, जब हम वादे करते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम लोगों के लिए क्या करेंगे, और एज अ विधायक अपने क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो मानी बात है, जब सरकार नहीं आती है तो जो प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने वादे किए होते हैं, जैसे हमने कर्ज माफ़ी का किया हुआ था, या महतारी वंदन की जगह हमारी जो दूसरी स्कीम थी जिसमें हम 1250 रुपये देने वाले थे, तो ये सारी स्कीम्स ऑफ कोर्स हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोकल वादे हैं, जो हमारे जैसे यहाँ पर अकलतरा में बहुत बड़ी एक मांग हम लोगों की लिफ्ट इरिगेशन की थी, उस पर सतत काम हो रहा है, लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज पर वो आ रहा है। कुछ सड़कों की मांग थी तो इस साल पहले फेज़ में मुझे करीब 15 करोड़ की सड़कें हमारी विधानसभा में PWD से स्वीकृत हुई हैं। अभी गौरव पथ भी 2 जगह हम लोगों के स्वीकृत हो गए हैं, जरवे में और यहाँ। एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी हम लोगों की कोटमी सोनार में, जिसमें एक चौकी हम लोगों को वहाँ चाहिए थी। तो मैंने वो बात जब विधानसभा में उठाई, चूँकि वो बजट में नहीं था, तो मंत्री जी ने तुरंत ही घोषणा की और अभी आने वाले हफ्ते में वो चौकी भी वहाँ पर खुल जाएगी जी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो काम है वो होते जा रहे हैं और अपेक्षा है कि 3 साल जो अभी बचे हुए हैं, जो बाकी बचे हुए काम हैं वो भी हम लोग की स्वीकृत हो जाएं और ज़मीन पर आ जाएं। चुनाव से पहले जब हमारी चर्चा हुई थी सर, तब आप एक बात पर बहुत विशेष जोर दिए थे कि किसान को लेकर, जो ढलान की वजह से पानी, नहर का पानी सीधे बह जा रहा था, वो ऊपर जो किसान है लिफ्ट इरिगेशन की बात लिफ्ट इरिगेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इससे कितने लोग किसानों को फ़ायदा हो सकती है? देखिए, हमारा जो नहर है, नहर टेल एरिया शिवरी नारायण तक पहुंचता है।
अब मानी बात है, चूंकि शिवरी नारायण तक आपको पानी देना है तो आपको ढलान इस तरह रखनी होगी कि आपका पानी जहाँ से शुरू होता है शिवरी नारायण तक पहुँच जाए। हमारे क्षेत्र में जैसे हम लोग 90%, 95-98% की बात करते हैं, ये बात यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत शुरू से उठा रहे हैं कि ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि कई जगह खेत जो हमारे हैं वो ऊपर नीचे की स्थिति में है नहरों से, तो वहाँ पर पानी नहीं जाता है। इसकी मांग की शुरुआत लगभग 1985-86 से हो रही है। उस समय मेरे पिताजी विधायक थे। बाद में भाजपा की जब सरकार आई तो उन विधायकों ने भी इसके बारे में बात करी। तो लगातार ये मांग एक लंबे समय से उठ रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट पर पिछली बार जब राज्योत्सव हुआ था तो हमारा परसाही लिफ्ट इरिगेशन के नाम से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट उन लोगों ने डिस्प्ले किया था। और अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने अपनी ट्वीट पे ये जानकारी दी थी कि जो ये बहुप्रतीक्षित मांग है ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है और करीब 40,000 हेक्टेयर के आसपास इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा क्षेत्र सिंचित होगा। तो अभी जो अधिकारियों से चर्चा और बात हुई है तो ये समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग फेजेस में करेंगे। तो आशा है कि इस साल के अंत तक आते आते या अगले बजट के सत्र में हम लोगों को फर्स्ट फेज की कम से कम स्वीकृति मिल जाएगी। जो यहाँ बहुत सारी पोटेंशियल है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र है यहाँ जहाँ पे विकास किया जा सकता है, जहाँ बाहर से टूरिस्ट यहाँ आके विजिट कर सके, जैसे कोटमी सोनार हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ अभी तक आपके द्वारा प्रयास किया गया है? देखिए, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये 3 भाग में डिवाइडेड है। अगर आप एक क्षेत्र को देखें तो इंडस्ट्रियल बेल्ट आ जाता है, जैसे हमारा यहाँ पर पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट्स हैं, खनन हो रहा है। उसके बाद जब आप दूसरे हाफ में जाते हैं तो वहाँ पर लगभग आप समझिए कि खेती पर ज़्यादा निर्भरता है और वहीं पे ये लिफ्ट इरिगेशन की भी हम लोग बात कर रहे हैं। बलौदा के क्षेत्र में आप जब चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जंगल भी मिलता है और अभी चूँकि भारतमाला वहाँ से पास हुआ है वो जंगल काफ़ी डिस्टर्ब एरिया में रहा है। अभी हम लोगों ने जो टूरिज्म की मैंने बात करी थी उसमें कोटमी सोनार और बहुत प्रमुखता से मैं दलहा पहाड़ का नाम लेता हूं। जब हमारी सरकार भी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने फेंसिंग का कार्य, मनरेगा से वहाँ पे गड्ढे खनवाना और वहाँ जामवंत प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश हम लोगों ने की थी। और आपको बताते हुए बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अब वो जो काम शुरू हुआ था वो लगभग अब पूर्णता की ओर दलहा पहाड़ में आ रहा है। वहाँ पे स्टेप्स बन गई हैं ऊपर, तो जो हमारा मेला बहुत बड़ा लगता है यहाँ पर, तो लोगों को आसानी, पहले स्लिप होते थे, गिर जाते थे, समस्याएं आती थी नागपंचमी में, तो उसको पहाड़ को इस तरह से स्टेप्स बनाई गई हैं कि वो ओरिजिनल भी रहे, नेचुरल भी रहे और ऊपर तक हम एक्सेस भी कर पाएँ। तो वो हो गया है, फेंसिंग हो गई है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी तरीके से अब बढ़ रही है। कोटमी सोनार में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। वहाँ पर रोड की मांग जो है अभी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें आ रही हैं। जैसा आपको पता होगा कि भाजपा सरकार में पिछले बार रोड निर्माण हुआ ही नहीं है तो एक साल में जो रोड निर्माण नहीं है, इसकी वजह से हमारी वो दिक्कत आ रही है। जैसे ही रोड निर्माण हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे ही वो रोड ठीक होगी, वहाँ पर मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की पर्यटन जो है वो और बढ़ेगा। पर्यटन तो ऑलरेडी है वहाँ पे, वो और बढ़ेगा और वहाँ पर और विकसित करने की आवश्यकता है। जी, रोज़गार की बात को लेकर भी आपने कहा था कि हमारे पास, हम सक्षम हैं अपने क्षेत्र में जो युवा वर्ग है उनके हाथों को रोज़गार देने के लिए, और यहाँ बहुत सारे प्लांट भी हैं। एक सीमेंट प्लांट का भी आपने जिक्र किया था, तो रोज़गार के क्षेत्र में भी काम हो रही है? देखिए, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि हम सक्षम हैं कि सबको रोज़गार दे पाएं, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन में सबको किसी प्लांट में रोजगार दे देना ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैंने ये कहा था और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये कहा था कि हमारा जो क्षेत्र है सबको नहीं, लेकिन रोजगार सृजन करने में सक्षम है। अगर सही पॉलिसी के तहत स्वरोजगार करने में बिल्कुल हम सक्षम हैं और उसके लिए सिर्फ एक प्लांट या किसी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, वो उसका एक भाग हो सकता है। लेकिन जैसे हमारी जब सरकार थी, जब हमारी शुरुआत में बात हुई थी, हमारी जब सरकार थी तो जैसे महिला समूह थे या बाकी जो युवा थे, लगातार रीपा के माध्यम से, गौठान के माध्यम से हमें स्वरोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और जब तक ये गांधी जी का जो मॉडल था कि एक गांव में, जब हम एक गांव की बात करें तो उस गांव में वहीं रोजगार पैदा हो, इसकी कोशिश हमें लगातार आगे करनी होगी। और ये सतत एक प्रक्रिया है। इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा टारगेट और ये हमने अचीव कर लिया, क्योंकि 16 साल के जो पिछली बार के मतदाता नहीं थे, जो आप समझ लीजिए 13 साल के थे, वो अगले चुनाव में आपके मतदाता हैं।
18 साल के हो गए हैं, अब वो युवक हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में उनको आगे जाना होगा। मेरा सबसे यही निवेदन रहता है, जितने युवा हैं, आप हमारे यहाँ कॉलेजेस दोनों जगह बलौदा कल्तरा उपलब्ध हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, क्योंकि 12वीं के बाद जब हम काम खोजने लगते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। वही आप जब ग्रेजुएट होकर काम खोजते हैं तो वो लिमिटेशन आपकी थोड़ी खुल जाती है। तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे खेती के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, या फिर स्वरोजगार जो स्वतः अपना काम कर पाएं, इस तरह से यहाँ पर एक ज़रूरत है कि हम लोग इसको और बढ़ाते जाएं, और एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है। जी, शिक्षा की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन जिस प्रकार की गुणवत्ता भी हम शिक्षा में देख रहे हैं उस पर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी आप बात कर रहे थे कि उसमें भी सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दो क्षेत्र में आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने शिक्षा की जो बात उठाई। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की सरकार नहीं आ पाई, और जो झूठे वादे इन लोगों ने किए थे, मैं आपके लिए विजन डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, उनका मोदी की गारंटी भी लेके आया हूँ। 57,000 पदों पर शिक्षकों की जो उन लोगों ने बात की थी उन लोगों ने, और उनके वित्त मंत्री जी का चुनाव के पूर्व बयान था कि 2 साल का हम कैलेंडर बना के 1 लाख रोजगार देंगे। तो अब स्कूलों में क्या हुआ है ये तो आप जान ही रहे हैं जी। ये जो इन लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया उसकी वजह से, और जांजगीर, मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में सबसे खराब अगर कोई क्षेत्र है तो हमारा जांजगीर है। यहाँ पर खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षकों को बाहर भेज दिया गया है, महिलाओं को बाहर भेज दिया गया है, यहाँ पद रिक्त पड़े हुए हैं। हमारे ज़िले में, आप इसको और डिटेल में पता कर लीजिएगा, हमारे ज़िले में अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई, जिसकी हम लोगों ने लिखित शिकायत भी की है, और वो मान रहे हैं कि हमने अलग प्रक्रिया की हुई है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट का शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो समझ से बाहर है। इनकी सरकार में मधुशाला के लिए जगह है, पाठशाला के लिए जगह नहीं है। आपने बहुत गंभीर बात कह दी सर, और कुछ बोले थे जी, मैं वही बात आपको आगे भी बता रहा था। आप जरा एक डॉक्यूमेंट्स, आप पत्रकार हैं, आप लोग जानकारी रखते हैं, जरा एक ये आप आंकलन जरूर करिए कि इन 1.5 साल में, पौने 2 साल में कितने स्कूलों का उन्नयन हुआ है। सरकार की मंशा ही नहीं है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि भाई स्कूलों का उन्नयन करिए। भाई आपने युक्तियुक्तकरण कर दिया, ठीक है, लेकिन क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए कई जगह उन्नयन की आवश्यकता है, ये कहीं उन्नयन नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पे हम लोगों को सोचने की भी आवश्यकता है कि अगर शिक्षा का ये स्तर सरकार में रहा, शिक्षकों की भर्तियां समाप्त कर देना, युक्तियुक्तकरण गलत तरीके से करना, आने वाले समय में इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। जी, जिस प्रकार की आप जो बता रहे हैं व्यवस्था अपनाई गई है युक्तियुक्तकरण को लेकर, सिस्टम से हट के काम किया जा रहा है। मेरे अपने जिले में 2 प्रक्रिया फॉलो की गई है। ऐसी प्रक्रिया जो सामने आई थी वो अंबिकापुर से भी आया था, सरगुजा से भी आया था, और बस्तर तरफ से भी आया था। सर, ये तो बात हुई, लेकिन युक्तियुक्तकरण को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष को जिस प्रकार से आवाज़ उठाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, ये सामने नहीं आया है। और ना ही जो पक्ष में सरकार है वो जो वैकेंसी निकालने की बात करी थी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है, हम उस हिसाब से देख नहीं रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उसका विरोध नहीं हुआ है। उसका विरोध तो सड़क से लेकर सदन तक हुआ है। हम लोगों ने पहले ब्लॉक ऑफिस का घेराव किया, ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जिले के जो अधिकारी थे उनका घेराव हम लोगों ने किया, सदन में ये बात उठाई गई, और लगातार इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध इतने के बावजूद कई 100 शिक्षकों को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। फाइनली एक समिति बनी जिसमें बैठकर जिले में सिर्फ युक्तिकरण के जितने केसेस हैं वो निपटा रहे हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। जी, तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं सर। स्वास्थ्य में हम लोगों के यहाँ, जैसा मैंने कहा था कि बलौदा कल्तरा हमारा 2 जो मेन ब्लॉक्स पड़ते हैं, तो इसमें अभी मैंने किरारी के लिए भी मांग की है कि एक हम लोगों को वहाँ भी सेंटर अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। NHM से हम लोगों ने डॉक्टर्स यहाँ पर जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और हम लोग जीवन दीप समिति की लगातार बैठ के भी लेते रहते हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2.5-3 करोड़ की CSR मद से कल्तरा के लिए नई बिल्डिंग भी सैंक्शन हुई है, और मेरा प्रयास है कि ये बलौदा भी जल्दी सैंक्शन हो, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग बड़ी जर्जर
स्थिति में हैं। तो इन दोनों जगह जब हॉस्पिटल्स हमारे और अच्छे हो जाएंगे तो लगातार प्रयासरत हैं कि इन बिल्डिंग्स के बाद सेटअप भी उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, ज़्यादातर जो विधायक है जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं उनको यही शिकायत है कि हमारे पास जो हमें हमारे अधिकार का मिलना चाहिए फंड वो मिल नहीं पा रहा है, हम जहाँ खर्चा करना चाह रहे हैं वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आप बजट की बात कर रहे हैं? बजट जैसे विधायक निधि हो गया, फिर जो नहीं, विधायक निधि तो देखिए, विधायक निधि का दो पार्ट होता है। एक जो विधायक स्वयं अनुशंसा करते हैं और उसमें 1 करोड़ रुपए होता है जो प्रभारी मंत्री अनुशंसा करते हैं। तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो 1 करोड़ रुपए किसी भी कांग्रेस एटलीस्ट हम लोगों को तो नहीं दिया जा रहा है। जी, सवाल एक बार हम आपको किए थे सर चुनाव के दौरान, तो तब ये सवाल पूछे थे आपसे कि जब भी यहाँ अकलतरा से किसी पार्टी का बना है विधायक तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो राज्य सरकार में वहाँ की सरकार नहीं बन पाई है। तो वर्तमान में जब चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, सत्ता में बीजेपी पार्टी है, तो अपना काम कराने के लिए चूँकि विधायक प्रतिनिधि आप दोनों पार्टी के जो जनता यहाँ है उनके लिए काम करना है। जनता किसी पार्टी से नहीं आता, चुनाव के दौरान उनको वोट करने के बाद काम खत्म हो जाता है। अपना काम कराने के लिए क्या आपको कशमकश करनी पड़ रही है? देखिए, एक मिथक है कि जिस पार्टी की सरकार होती है विधायक वहाँ नहीं होता है। कमोबेश ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छतराम देवांगन जी संसदीय सचिव थे जी, और सरकार बीजेपी की थी, तभी तो संसदीय सचिव थे। और पुराने अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मेरे फादर वो भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस सरकार थी। मेरे ग्रैंडफादर रहे। उसके बाद एक बार जब छतराम देवांगन जी, मैंने आपको बताया कि 2004 में चुनाव जीतने के बाद संसदीय सचिव बने हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, बट प्राय 2-3 बार से ऐसा लग रहा है कि ये 2008 के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। अपना काम कराने के लिए क्या कशमकश करनी पड़ रही है आपको? देखिए, सरकार रहे ना रहे, जनप्रतिनिधियों को मेहनत तो करनी पड़ती है अपना काम कराने के लिए, क्षेत्र के लिए काम कराने के लिए, और प्रयासरत है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। कमी तो लगती है जी, लेकिन अगर अपनी सरकार होती है तो लगता है तो कुछ और मिल जाता। अभी ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा कम मिला, लेकिन हाँ प्रयासरत है कि और जितना मिल जाए क्षेत्र के लिए। क्योंकि हम बात करते हैं सर, अभी हम लोग जब टीम निकली हुई है अलग अलग क्षेत्र में, तो जैसे व्यास कश्यप जी हो गए जांजगीर चांपा से, भाटापारा से इंदर साहू जी हो गए, तो उनका कहना है कि हम बहुत परेशान हैं और आप बोले कि हम काम कराने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार की काम कराने में सक्षम, दोनों बात नहीं कही कि परेशान भी हूँ या सक्षम भी हूँ। मेरा ये कहना है जो भी जनप्रतिनिधि होता है, जब आपकी सरकार होती है, मैं फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब आपकी सरकार होती है तो काम कराना, फंड्स लाना ज़्यादा आसान होता है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर आप उसको कंपेयर करें कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो शायद वो फंड्स कहीं और ज़्यादा आ जाते जी। लेकिन अभी जितने काम हो रहे हैं प्रयासरत हैं कि और जितने हम कर सकें, दिल मांगे मोर। जी, लगभग 2 वर्ष पूरा होने के बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं आप? क्योंकि जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल से तो उनका कहना है कि बेहतर काम हुआ है 5 साल की तुलना में। अगर करे भाजपा तो 1.5 साल में उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर चुकी है। देखिए, आज 1.25 साल हो रहे हैं, सदन में ये बात हम लोगों ने उठाई थी कि आप गौठान बंद कर रहे हैं, उनके हिसाब से बड़ी खराब योजना थी। आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? आखिर उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था, उसी गौठान को गौधाम करके उन्होंने रीलॉन्च किया। इन 2 सालों में, इन 1.25 सालों में जो नुकसान हुआ, जो ज़मीनें सुरक्षित थी उस पर बेजा कब्जा हुआ, जो मशीनरी आई हुई थी, जो शेड बने हुए थे, वो आज सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये सरकार बेसिकली ये चाहते हैं कि कुछ नया करें, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं कांग्रेस की स्कीम्स पे। आज ही आप अगर मुख्यमंत्री जी का पेज देखें तो भूमिहीन किसान की ये बात कर रहे हैं। तो उसी को अगर जो राजीव जी के नाम पे हम लोगों ने किया था उसको कंटिन्यू कर देते तो 1.5 साल उन लोगों को और फायदा मिल जाता। तो ये जो पुरानी स्कीम्स हैं कमोबेश ये कंटिन्यू वही कर रहे हैं, नाम चेंज करने का बस काम कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ आ रही है, जैसे हमारे यहाँ आपको 2 इंडेक्स हैं हमारे। एक तो आप जब हम इकोनॉमिक इंडेक्स अपने देखते हैं तो उसमें हमारा इतना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और इन तरीके की बातें आती हैं, लेकिन आप जरा सोशल इंडेक्स भी देखिए। सोशल इंडेक्स में आज शिशु मृत्यु दर में हम कहाँ खड़े हैं, मातृ मृत्यु दर में हम कहाँ खड़े हैं, हम शराब की दुकानें कितनी खोल रहे हैं, चाकूबाजी के इंसिडेंसेस कितने 1.5 साल में बढ़े हुए हैं, ये आपको भी पता है। नशाखोरी की जितनी बात चल रही है, आप किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी गांव में आप अगर ये बात करें, ऐसा लगता है संरक्षण मिल रहा है, इतनी खुली तौर से नशाखोरी हो रही है। और युक्तियुक्तकरण
पूरे प्रदेश में जिस हाल में हुआ है उन्नयन नहीं कर रहे हैं स्कूल के। तो अगर मंत्रियों को लगता है कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फील्ड में जाएं और जाकर देखें। आज आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, खाद की मारामारी जितनी है आज तक कभी नहीं हुई थी। 2 गुने 3 गुने दाम में किसान जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ से ले रहे हैं। मेरा ही प्रश्न था जांजगीर के विषय में लेकर, मैं आपको जुलाई का एक डेटा बता रहा हूँ। जितना खाद सरकार सहकारी को देना था और जितना प्राइवेट में देना था 14 या 16 जुलाई, मैं एग्जैक्ट आपको वो डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करा दूंगा, उसमें लगभग 60% उस तारीख तक इन्होंने प्राइवेट को दे चुके थे अपने टारगेट का, और सहकारिता को 40 to 43% सिर्फ दिया हुआ था। तो और उसमें फिर आसंदी से भी ये बात आई, डॉक्टर रमन सिंह जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि भैया सहकारी को पहले दो, ये व्यवस्था बनाई है जी। तो ये जो खाद की किल्लत, पानी की किल्लत, पिछली बार हमारे यहाँ होली के समय दूसरी फसल के समय 7 दिन पानी बंद कर दिया गया, 7 दिन पानी बंद कर दिया गया, खड़ी खड़ी फसल खराब हो गई। तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपना आंकलन कर रहे हैं, मुझे लगता है वास्तविकता से बहुत दूर है। हम फील्ड में जा रहे हैं तो लोगों से चर्चा करें तो उनका ये कहना है कि 1000 तो सरकार दे रही है महतारी वंदन योजना के नाम पर, और जो 21 क्विंटल धान खरीद रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं महंगाई की तो ऐसा लग रहा है कि खाए पिए बराबर हो गया। तो क्या बिजली बिल जो हमारी योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो आप एक हाथ से महतारी वंदन दे रहे हैं, बिजली बिल बढ़ाकर आप ले रहे हैं। 500 रुपये सिलेंडर कहाँ है जो इन्होंने मोदी की गारंटी दी थी, 500 रुपये सिलेंडर कहाँ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कान ये इधर से पकड़े हैं उधर से पकड़े हैं, ये पैसा ज़रूर दे रहे हैं लेकिन अन्य माध्यमों से उसको उससे ज़्यादा वसूल ले रहे हैं। जी। एक और बहुत बड़ी समस्या ये है सर, ये दरअसल में पार्टी की समस्या नहीं, जनता की समस्या है। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आ रही है तो उनका प्रयास रहता है कि बेहतर ऐसा योजना बनाया जाए जिसका लाभ जनता को मिल सके, लेकिन जैसी सरकार बदलती है उस योजना को स्टॉप कर देते हैं, अपना खुद का योजना शुरू करते हैं। अगर कंटिन्यू भी करते हैं कुछ समय के बाद करते हैं नाम बदल कर, तो इसमें नुकसान तो जनता की हो रही है ना सर। ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कही, जिसके 2 बड़े उदाहरण आपके गौठान और रिपा है। आपने नाम बदल कर उसको चालू किया लेकिन नुकसान तो आखिर जनता के पैसे का हुआ ना, एक्सचेकर। हाँ बिल्कुल हुआ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये गलत प्रक्रिया है। जी। और जो आपराधिक घटनाएं बड़ी, एक सर चूँकि हम फील्ड में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह हम रुकते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, तो एक बगल में हम खा रहे थे, फैमिली रेस्टोरेंट था वो, तो हम खाना खा रहे थे और बगल में ही शराब लेके बैठ के पी रहे थे। तो हम वहाँ के जो काउंटर वहाँ जाके चर्चा की कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो बोले कि ये तो आम बात है। तो क्या इस प्रकार से स्थिति बन गई है कि रेस्टोरेंट में जैसी जगह में जहाँ फैमिली बैठ खाना खाते हैं वहाँ शराब पिलाया जा रहा है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि इस बात को आपने कहा, और मैंने इसके पहले ये बात आपसे कही भी कि शराबखोरी और नशाखोरी जितनी बढ़ेगी आपराधिक मामले उतने बढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको कहा कि आपने रेस्टोरेंट में देखा, ये बात तो मैं आपको गाँव की बता रहा हूँ कि गाँव में जिस तरह से खुलकर शराब बिक रही है, यंग जनरेशन हमारी खराब हो रही है, ये चिंतनीय विषय है। धान की कटोरा की जगह अब शराब की प्याली का नाम दिया जा रहा है। तो इस प्रकार चूँकि छत्तीसगढ़ महतारी हम सभी का है, इसका सम्मान करना हमारा फ़र्ज है। बीजेपी पार्टी, हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी किसी का भी हो, लेकिन जब बात सच्चाई की आती है तो उस पर करना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, शराबबंदी की बात किए थे, नहीं किए, बीजेपी उस पर हमलावर रहे। और जब बीजेपी की बारी आई, अगर अपराध को रोकना है, युवा वर्ग को कहीं ना कहीं गलत रास्ते से भटकने से रोकना है, तो शराबबंदी को भले आप प्रमोट ना करें लेकिन शराब बढ़ावा को प्रमोट ना करें। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा विषय है जो कि उसमें कई एस्पेक्ट्स हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है, एक मेडिकल एस्पेक्ट भी है, बहुत लोग जो इकोनॉमिक भी है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं शराब पे, उनको आप तुरंत नहीं छुड़वा सकते। आपने कोविड के दौरान हम लोगों ने कोई सैनिटाइज़र पी रहा था, कोई इस तरह की ओवरडोज में कोई और ख़त्म हो जा रहा था, तो इसको चरणबद्ध करने की आवश्यकता है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसको बढ़ावा ना दें। और अभी जो ये दुकानें नई खोलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसा मिल जाएगा जनता से, आखिर जनता ही तो खरीद रही है, जनता से पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा हमको इसको भी समझना होगा। और ये जितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा है। अभी आपने जो एक रायपुर के पास एक घटना हुई थी जहाँ 3 लोगों ने नशे की हालत में चाकू से लोगों को मार डाला, और उसके बाद जब तक उनका नशा नहीं उतरा वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे और हंस रहे थे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो ये बहुत सोचने की आवश्यकता है और इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत खराब है। चूँकि ये घटना राजधानी में हुई थी इसलिए थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसे इलाकों में हो रहा है जहाँ
थाने में ही दबा दिया जा रहा बात को। रेगुलर हो रही हैं और इस बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं का जो इंडेक्स है, आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहे हैं। अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हमने अपराध कम किए हैं, लेकिन आप किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको वास्तविकता दिख जाएगी। जी, कमलेश जांगड़े जी यहाँ से सांसद चुनकर आई हैं, लगभग 2 वर्ष 1-1.5 वर्ष उनको भी हो गया है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ काम कर पाई हैं आप, ऐसे कुछ ला पाई हैं जिससे आपको आपके क्षेत्र को जनता को फ़ायदा मिला? हम लोग उनसे, हमारी अपेक्षा ये थी, क्योंकि रेलवे एक ऐसा मामला है जो सेंटर में आता है, तो हम लोग की अपेक्षा उनसे ये थी कि यहाँ पर अभी भी जब ट्रेन्स आती हैं, कुछ स्टॉपेजेस के मामले थे, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बोगी नीचे से चढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ मामले हैं जो हम लोग चाहते हैं कि वो प्रमुखता से उठाएं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में इन चीज़ों को, क्योंकि रेलवे सेंटर का मामला है, हमारे क्षेत्र की वो प्रतिनिधि हैं, और प्रमुखता से उठाएं और ये चीज़ हमें जल्दी मिले। जी, आपको लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं? अगर अच्छा विषय होगा तो मुझे नहीं लगता कि विरोध क्यों करेंगे। जी, एक और सवाल जब हम करते हैं सर, जो पहली बार विधायक चुन कर आए हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि अभी हम सीख रहे हैं, 2 साल हम सीख रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ता है सिस्टम को, उसके बाद हम 3 साल जो हमारे पास बचे उससे हम काम करेंगे। आप पहली बार जीत कर आए हैं और जो भी आप बड़े-बड़े वादे किए थे उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, कुछ में आपको सफलता भी मिल रही है, तो ये किस प्रकार की होती है? क्या इसमें भी अनुभव? ये बड़ा पर्सनल कमेंट है कि वो अभी सीख रहे हैं, हो सकता है हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, और सीखना तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है। मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जी, अनुभव कितना मायना रखता है जब हम बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि जो भी वर्तमान मंत्रिमंडल कैबिनेट शायद सरकार की है कैबिनेट में, वो आधे ज़्यादा एकदम नए फ्रेश चेहरे हैं, तो अनुभव के साथ साथ फ्रेश चेहरे दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है और मुख्यमंत्री जी का ये उनका विशेषाधिकार है कि वो अपनी में किसको चाहते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप एक मुझसे मेरी पर्सनल राय में पूछें कि एक मंत्रिमंडल क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अनुभव, युवा दोनों का एक समागम होना चाहिए, जो इस मंत्रिमंडल में तो नहीं दिखता है। जी, इस बार 14 मंत्री बनाए गए हैं, तो इस पर भी विवाद लगातार चल रहा है। तो चूँकि इससे पहले भी दूसरे राज्य में इस प्रकार की हुई है, फिर विरोध का कारण क्या है? इसमें डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी चिट्ठी लिखी है। जो आंकड़ा आता है वो 13.5 का आता है, तो उसको इन्होंने 14 इंटरप्रेट किया, और जब पुरानी सरकारों में हमने जब मांगा था कि हम 14 बनाना चाहते हैं, तो वो विरोध हुआ उसका। तो ये समझ के बाहर है। ये कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं दूर है, चाहे वो 14 मंत्री बनाने की बात हो, या जो मंडी के लॉज जो सेंटर ने पास की और उसके बाद किसानों के विरोध के बाद उनको वो 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसको ये बैकडोर से जिलों में अपने स्टेट्स में पास करा रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मजाक उड़ाना इन लोगों की पुरानी आदत है। जी, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लड़ाई की बात लगातार चलती रहती है, बीजेपी आरोप भी लगाते हैं, लेकिन इस बार जब जो सीनियर नेता है उनको दरकिनार किया गया है और नए चेहरों को शामिल किया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है उनके अंदर भी कलह की स्थिति दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने नेता हैं उनको दरकिनार किया गया है, और जो युवा हैं उनको बनाया गया है। तो जितने इन लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो तो आज ओपन है, उसमें तो कहीं कोई छिपी बात रही नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर से तनातनी का माहौल सामने आ रहा है, क्योंकि जो पूर्व कृषि मंत्री हैं उनका यह कहना है कि जो वर्तमान में पार्टी की कमान है प्रदेश में उसको बदलना चाहिए। उन्होंने बदलने के लिए नहीं कहा है। देखिए, रविंद्र चौबे जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, और उनके बयान पे हम लोगों को कमेंट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि आपने ये बात पूछी है, इसमें तनातनी कहाँ से आई? ये तो अपनी राय हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हम अपनी राय रख सकते हैं, यही तो इस पार्टी की खूबसूरती है। हो सकता है चौबे जी को लगा हो कि बघेल जी एक बेटर हो सकते हैं, हाईकमान ने अभी दिया हुआ है दीपक बैज जी को, तो हाईकमान से अपनी बात रखना या अपने विचार रखना ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं कोई ना तनातनी की बात है ना इसमें कोई विरोधाभास है। जी, आने वाले जो 3.5 साल आपके पास है लगभग उसमें कौन कौन से क्षेत्र में विशेष काम करना चाह रहे हैं जिसकी शुरुआत आप अभी करना चाह रहे हैं? देखिए, जितने मेरे वादे थे शुरुआत उनकी ऑलरेडी हो चुकी है,
और उनको ज़मीन पर लाना, क्योंकि ये जैसे लिफ्ट इरिगेशन है या बिल्डिंग्स हैं या कोई सेटअप है, ये ऐसा नहीं है कि ये त्वरित हुआ और आज के आज हो गया, इसमें लंबा समय लगता है। तो उन सारे काम का क्रियान्वयन करना हम लोग की प्राथमिकता है। जी, जो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही छत्तीसगढ़ में, एक पर्टिकुलर एक पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो अपना काम करे, स्वतंत्र एजेंसी है। मेरे कहने से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। 0.7 का उनका कन्वर्जन रेट है, जितने लोगों को अरेस्ट करते हैं उसमें 0.7 एक आदमी भी नहीं दोषी हो रहा है। और जितने बीजेपी के नेता हैं वो सारे सुरक्षित हैं। और जो कांग्रेस पे जिनको पहले या ऑपोजिशन पार्टीज में जो रहते हैं जिन पे ये आरोप लगता है, उसके बाद जब वो वहाँ जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये द्वेष भरी भावना से ये कर रहे हैं और इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आप इस तरह के काम ना करें। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको भी डर लगता होगा कभी कि मैं कुछ बोल दूंगा या फिर कुछ विरोध कर दूंगा तो कल मेरे यहाँ, अगर डर लग रहा होता तो इतने खुल के आपसे मैं क्यों बोलता कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो अमेरिका ने एक टैरिफ लगाया भारत के ऊपर लगभग 50% का, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है या फिर नेगोशिएशन? देखिए, ये हम लोगों का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं अपनी पर्सनल राय दे देता हूँ। मुझे लगता है कि फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसको आदरणीय राहुल जी पिछले 3 साल 4 साल से बोल रहे हैं कि हम लोगों की फॉरेन पॉलिसीज ठीक नहीं है। और उसका ये प्रमाण है कि जिसके पीछे आप लगे रहे उन्होंने 50% आप पे लगा दिया। जी, मैं फिर से कैबिनेट मंत्री के ऊपर आना चाहूँगा सर। कांग्रेस पार्टी का और कई लोगों का ये मानना है कि जो सेंटर ऑफ पावर है वो मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए नए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम करवाने के लिए उनका चयन कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस प्रकार की? देखिए, ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल तो विशेषाधिकार का ही तो फायदा उठाया जाता है सर। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, वो किसको मंत्री बनाना चाहते हैं ये उनका और उनकी पार्टी का मैटर है। मेरे से चूंकि आपने पूछा इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि जो समन्वयक अनुभव और युवा नेतृत्व का दिखना चाहिए वो मुझे नहीं दिखता है, और ये मेरी पर्सनल राय है। जी, उनको लगता होगा कि ये बेहतर है, इनको बनाना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे कि राजेश अग्रवाल जी हो गए, अब वो सरगुजा अंबिकापुर से विधायक हैं, तो वो टी.एस. बाबा जी को हो रहा है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह दे देना, चूँकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जनता को पड़ता है, तो कितना सही है सर? चूँकि लायक को ही उनका मिलना चाहिए अधिकार। देखिए, किसी का मंत्री बनने पे ये कह देना कि वो लायक नहीं है, ये सही नहीं होगा। वो तो आने वाला समय बताएगा कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को अभी तो गणेश चतुर्थी चल रही है, तो शुभकामनाएं हैं। त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। त्योहारों में अपने घर पर सबको मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। और अभी जिस तरह की पानी की स्थिति बनी हुई है, तो बरसात में काफ़ी हमारे यहाँ की जगह जगह छोटी छोटी बाढ़ भी आई थी, तो उन सारी चीज़ें से सेफ रहें और घर पर अच्छे से रहें, बस यही शुभकामनाएं। जी, तो आप सुन रहे थे कल्तरा विधायक राघवेंद्र सिंह जी को, जिनका कहना है कि जो वादे किया गया था उनके द्वारा चुनाव के दौरान, उसमें वो पूरी तरीक़े से काम कर रहे हैं। कुछ काम शुरुआत हो चुकी जिस पे वो काम चल रही है, और आने वाले समय में और कुछ बेहतर हो सकता है क्षेत्रीय विकास के लिए, उस पर काम करने की तैयारी चल रही है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।